राजधानी एक्सप्रेस का वातानुकूलित डिब्बा पूरी तरह शांत था, जहां केवल पहियों की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन शर्मा अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए खेतों और गांवों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने जीवन की तपिश को बहुत करीब से महसूस किया हो। पिछले 4 वर्षों का कठिन संघर्ष, दिन रात की पढ़ाई और फिर न्यायिक सेवा में चयन के बाद का प्रशिक्षण, सब कुछ उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह घूम रहा था। अब वह एक सम्मानित जिला न्यायाधीश के रूप में वापस लौट रहा था और उसका हृदय अपनी माँ सरस्वती से मिलने की व्याकुलता से भरा हुआ था। आर्यन के पास एक छोटा सा मखमली डिब्बा था जिसमें उसने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी हुई सोने की चूड़ियां रखी थीं। उसे याद था कि कैसे उसकी माँ ने उसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी आखिरी निशानी, अपने कंगन बेच दिए थे। उस दिन उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वो अपनी माँ को वह सभी खुशियाँ लौटाएगा जो उन्होंने उसके लिए कुर्बान कर दी थीं। ट्रेन जैसे जैसे उसके शहर के करीब पहुंच रही थी, उसकी यादें और भी गहरी होती जा रही थीं। उसे अपने बड़े भाई विक्रम और भाभी नेहा की भी याद आ रही थी, जिनसे उसका पिछले कई महीनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुकी, जहां सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी के बावजूद एक बूढ़ी औरत डिब्बे के दरवाजे के पास पहुंच गई। वह बहुत ही कमजोर और फटे हुए कपड़ों में थी। उसकी एक आंख सफेद मोतियाबिंद की वजह से लगभग बंद हो चुकी थी। उसके हाथ में एक पुराना सा कटोरा था और वह कांपती हुई आवाज में यात्रियों से कुछ मांग रही थी। डिब्बे में बैठे कुछ रईस यात्रियों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और अपने चेहरे दूसरी तरफ घुमा लिए। आर्यन, जो हमेशा से ही गरीबों के प्रति संवेदनशील था, अपनी जेब से कुछ पैसे निकालने के लिए झुका ताकि वह उस महिला की मदद कर सके। जैसे ही वह महिला डिब्बे के अंदर की ओर बढ़ी, उसने एक धीमी और लड़खड़ाती हुई आवाज में एक पुराना लोक गीत गुनगुनाना शुरू किया। वह गीत सुनते ही आर्यन के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि यह वही लोरी थी जो उसकी माँ उसे बचपन में सुलाते समय सुनाया करती थी। उसका हाथ अपनी जेब में ही जम गया और उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस महिला के चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की, जो धूल और पसीने से अटा हुआ था। उस औरत की कमर झुकी हुई थी और वह चलने में बहुत कष्ट महसूस कर रही थी। तभी आर्यन की नज़र उस महिला के दाहिने हाथ के मुंह पर पड़ी, जहां जले हुए का एक गहरा और पुराना निशान था। उसे वह दोपहर याद आ गई जब वह 5 साल का था और चूल्हे के पास खेलते हुए गिरने वाला था। तब उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ जलते हुए कोयलों पर रख दिया था। उस निशान को देखते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह अपनी सीट से पागलों की तरह उठा और उस औरत के पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। उस महिला ने डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे लगा कि शायद कोई उसे डांटने वाला है। माँ, क्या ये आप हैं? आर्यन की आवाज फटी हुई थी और उसके गले में जैसे कुछ फंस गया था। जैसे ही उसने माँ कहा, वह बूढ़ी औरत कांपने लगी और उसने धीरे से अपनी एक खुली आंख से आर्यन की तरफ देखा। धुंधली दृष्टि के बावजूद उसने अपने बेटे की आवाज पहचान ली थी, जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला था। सरस्वती के हाथों से वह कटोरा गिर गया और उसमें रखे कुछ सिक्के फर्श पर बिखर गए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख और कमजोरी की वजह से उसके शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। आर्यन ने बिना किसी संकोच के अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया। उसकी कीमती शर्ट माँ के गंदे कपड़ों से खराब हो रही थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
डिब्बे में बैठे अन्य यात्री यह दृश्य देखकर दंग रह गए कि एक इतना प्रभावशाली दिखने वाला युवक, जो शायद कोई बड़ा अधिकारी था, एक भिखारी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। आर्यन ने अपनी माँ को अपनी सीट पर बैठाया और उसे तुरंत पानी पिलाया। उसने देखा कि उसकी माँ के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और उनके पैर फटे हुए और खून से लथपथ थे। यह दृश्य देखकर उसका हृदय प्रतिशोध और दुख की आग में जलने लगा। सरस्वती की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। वह बार बार बेहोश होने लगती थी। आर्यन ने तुरंत ट्रेन के गार्ड और अटेंडेंट को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि अगले बड़े स्टेशन पर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाए। उसने अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और देखा कि उनकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे उनसे बहुत ज़्यादा कठिन श्रम कराया गया हो। उसने बार बार अपनी माँ से पूछने की कोशिश की कि वह इस हाल में कैसे पहुंची, लेकिन माँ केवल रोती रही और उसके सिर पर हाथ फेरती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा वापस आ गया है। स्टेशन पर पहुंचते ही आर्यन अपनी माँ को गोद में उठाकर बाहर निकला, जहां पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ पहले से ही मौजूद थे। उसने अपनी पहचान एक जिला न्यायाधीश के रूप में बताई, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उसने अपनी माँ को शहर के सबसे अच्छे निजी अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि उन्हें सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जाए। जब अस्पताल के बिस्तर पर माँ को थोड़ा सुकून मिला और उन्हें ड्रिप चढ़ाई गई, तब आर्यन उनके पास बैठा रहा। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था कि उसके भाई और भाभी ने माँ के साथ ऐसा क्या किया कि उन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। देर रात जब सरस्वती को थोड़ा होश आया, तो उसने आर्यन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वह डर रही हो कि वह फिर से गायब हो जाएगा। उसने बहुत ही धीमी आवाज में आर्यन को बताया कि कैसे विक्रम और नेहा ने उसे धोखे से एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवाकर घर और सारी जमा पूंजी अपने नाम कर ली थी। उन्होंने उसे घर के एक छोटे से स्टोर रूम में रखा और उसे केवल एक वक्त का बचा हुआ खाना देते थे। जब उसने विरोध किया, तो नेहा ने उसे मारा और एक रात अंधेरे में उसे शहर से दूर एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया, ये कहकर कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। सरस्वती की कांपती हुई आवाज अस्पताल के कमरे में गूंज रही थी। हर एक शब्द आर्यन के सीने में खंजर की तरह उतर रहा था। उसने बताया कि उसके जाने के बाद नेहा का असली रूप कैसे सामने आया। घर की मालकिन से उसे एक नौकरानी बना दिया गया था। उसे सुबह से रात तक सारा काम करना पड़ता था। बदले में केवल ताने और बचा कुचा खाना नसीब होता था। विक्रम हमेशा अपनी पत्नी के सामने खामोश रहता था, मानो उसने अपनी माँ के प्रति सारे कर्तव्य भुला दिए हों। धोखे की इंतहा तो तब हुई जब उन्होंने एक गहरी साजिश रची। एक दिन नेहा और विक्रम कुछ कागजात लेकर आए और कहा कि ये आर्यन की सरकारी नौकरी की गारंटी के लिए जरूरी है। बेटे के प्यार में अंधी और अनपढ़ माँ ने बिना कुछ सोचे समझे उन कोरे कागजों पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। उसे नहीं मालूम था कि उन जाली दस्तावेजों के जरिए उन्होंने पुश्तैनी मकान और उसके बैंक खाते की सारी जमा पूंजी अपने नाम कर ली है। यह एक ऐसा विश्वासघात था जिसने उस बूढ़ी माँ को जीते जी मार डाला था। संपत्ति हड़पने के बाद उनका जुल्म और भी बढ़ गया। कड़कड़ाती ठंड की एक खौफनाक रात को नेहा ने बेवजह झगड़ा शुरू कर दिया और सरस्वती को बुरी तरह पीटा। विक्रम चुपचाप तमाशा देखता रहा। इसके बाद उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह झूठी कहानी सुनाई गई कि माँ अपनी मर्जी से हिमालय की तीर्थ यात्रा पर गई हैं।
आर्यन से संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया ताकि उसका कोई भी संदेश या फोन कॉल उसकी माँ तक कभी न पहुंच सके। पूरी खौफनाक दास्तान सुनने के बाद आर्यन के अंदर ज्वालामुखी फट रहा था, उसका खून खौल रहा था और वह चाहता था कि अभी जाकर उन दोनों को उनके किए की सजा दे। लेकिन एक न्यायाधीश होने के नाते वह जानता था कि केवल भावनाओं और गुस्से से न्याय नहीं मिलता। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी भावनाओं को काबू में किया। उसने तय किया कि वह कोई साधारण झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि ऐसा कानूनी जाल बिछाएगा जिससे वे दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि एक जघन्य अपराध था। अगले दिन आर्यन ने एक आम आदमी का भेष बनाया। उसने एक पुरानी जैकेट पहनी और अपना चेहरा मफलर से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह चुपचाप अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचा, जहां उसका पुश्तैनी घर था। वह घर जिसे उसके पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था। घर के बाहर का नज़ारा देखकर उसकी मुट्ठियां तन गईं। घर को शानदार तरीके से रंगा गया था और बाहर एक महंगी नई कार खड़ी थी। वहां तेज संगीत बज रहा था और कुछ मेहमान पार्टी का आनंद ले रहे थे। आर्यन एक पेड़ के पीछे छिपकर वह सब देख रहा था। नेहा बेहद महंगे कपड़े और जेवर पहनकर अपने पड़ोसियों के सामने नई कार का दिखावा कर रही थी। वह जोर जोर से हंसते हुए बता रही थी कि कैसे विक्रम की नई बिजनेस डील ने उन्हें मालामाल कर दिया है। विक्रम भी शराब के नशे में चूर होकर मेहमानों के साथ ठहाके लगा रहा था। उनके चेहरों पर उस बूढ़ी माँ के लिए कोई पछतावा या दुख नहीं था जो कल रात ही रेलवे स्टेशन पर भूख से तड़प रही थी। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक और क्रोधित करने वाला था। तभी एक पड़ोसी ने नेहा से सरस्वती के बारे में पूछ लिया। नेहा ने बड़ी ही मक्कारी से झूठा चेहरा बनाते हुए कहा कि माँ जी तो केदारनाथ में सन्यासियों के साथ ध्यान कर रही हैं और वापस आने से मना कर दिया है। यह सफेद झूठ सुनकर आर्यन का खून खौल गया। वह समझ गया कि इन लालची भेड़ियों ने समाज की आंखों में कितनी आसानी से धूल झोंकी है। अब आर्यन को यकीन हो गया था कि ऐसे राक्षसों को सजा देने के लिए कानून का सबसे कठोर हथौड़ा ही इस्तेमाल करना होगा। अस्पताल लौटकर आर्यन ने देखा कि उसकी माँ दवाइयों के प्रभाव से गहरी नींद में सो रही है। उनके चेहरे की झुर्रियों में आज भी दर्द छिपा हुआ था। आर्यन ने अपनी माँ के माथे को चूमा और मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लिया। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान वापस नहीं दिला देता और उन दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेज देता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। न्याय का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था और कर्म का सिद्धांत अपना काम करने वाला था। अब समय आ गया था अपनी बुद्धि और ताकत के सही इस्तेमाल का। आर्यन ने अपने लैपटॉप को खोला और कानूनी धाराओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत वह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता था। उसे पता था कि अदालत में केवल सबूत बोलते हैं। इसलिए उसने अपने पुराने संपर्कों को फोन लगाना शुरू किया ताकि वह इस धोखेबाजी की मजबूत कड़ियां जोड़ सके। वह जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि सामने वाले बेहद शातिर थे, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा सुनिश्चित होती है। विक्रम और नेहा ने अपनी चालाकी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में एक फर्जी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी थी, ताकि भविष्य में कोई उन पर शक न कर सके। आर्यन ने अपने एक दोस्त के जरिए उस रिपोर्ट की कॉपी निकलवाई। उसे पढ़ते ही उसे उनकी साजिश की गहराई का अंदाजा हो गया। उन्होंने वकील मेहता के साथ मिलकर हर उस रास्ते को बंद कर दिया था जहां से सच्चाई बाहर आ सकती थी। लेकिन वे यह भूल गए थे कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। अस्पताल के कमरे में रात गहराती जा रही थी। आर्यन लगातार अपने लैपटॉप पर दस्तावेजों की जांच कर रहा था। उसने बैंक के एक परिचित अधिकारी को संदेश भेजा
और अपनी माँ के खाते के पुराने रिकॉर्ड्स की मांग की। वह जानना चाहता था कि किस तारीख को और कितने कैरी को परिचित अधिकारी को करेगी, लरात की लली को परिचित अधिकारी को नेता बजे वो पैसे निकाले गए थे। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण के कागजातों की डिजिटल कॉपी भी उसने निकलवा ली थी। अब उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था जब वह इन सभी सबूतों को एक साथ मिलाकर उन लालची अपराधियों पर एक अचूक कानूनी वार कर सके। अगली सुबह जब सरस्वती की आंख खुली तो उसने आर्यन को अपनी कुर्सी पर सोते हुए पाया। बेटे की थकी हुई आंखों को देखकर माँ की ममता फिर से छलक उठी। उसने अपने कमजोर हाथों से आर्यन के बालों को सहलाया। आर्यन तुरंत जाग गया और माँ के हाथों को चूम लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें कभी भी उन अंधेरी गलियों में वापस नहीं जाना पड़ेगा। आर्यन का आत्मविश्वास देखकर उस बेबस माँ की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक पैदा हो गई थी। दोपहर में डॉक्टर ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने सरस्वती की मेडिकल रिपोर्ट आर्यन के सामने रखी। रिपोर्ट देखकर आर्यन का दिल दहल गया। उनकी हड्डियों में कई पुराने फ्रैक्चर के निशान थे जो बिना इलाज के गलत तरीके से जुड़ गए थे। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि नेहा ने उन्हें कई बार बेरहमी से पीटा था। कुपोषण की वजह से उनके शरीर के कई अंग कमजोर पड़ गए थे। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर उन्हें एक दिन और सड़क पर छोड़ दिया जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट आर्यन के लिए केवल एक कागज नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार था। भारतीय दंड संहिता के तहत यह शारीरिक शोषण और हत्या के प्रयास का सीधा मामला बन सकता था। आर्यन ने डॉक्टर से उस रिपोर्ट को कानूनी रूप से प्रमाणित करने का अनुरोध किया। उसने तय किया कि वह इस रिपोर्ट को अदालत में मुख्य सबूत के तौर पर पेश करेगा। अब तक जो मामला केवल धोखाधड़ी का लग रहा था, वह अब क्रूरता और घरेलू हिंसा का एक बेहद गंभीर आपराधिक मामला बन चुका था। आर्यन जानता था कि अगर उसने सीधे पुलिस में शिकायत की तो विक्रम और नेहा अपने रसूख और वकील मेहता की मदद से जमानत पर छूट जाएंगे। इसलिए उसने एक अलग रणनीति अपनाई। वह उन्हें एक ऐसा झटका देना चाहता था जहां से वे संभल न सके। उसने सीधे पारिवारिक अदालत में एक वरिष्ठ नागरिक संरक्षण याचिका दायर करने की योजना बनाई। वह भी किसी और अदालत में नहीं, बल्कि उसी जिले की अदालत में जहां उसे नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्याय का यह खेल अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला था। आर्यन ने अब अपने पद और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए सबूतों को इकट्ठा करने का काम तेज कर दिया। सबसे पहले उसने बैंक से अपनी माँ के खाते की पूरी स्टेटमेंट निकलवाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि विक्रम ने उनके अंगूठे का निशान लेकर सारा रिटायरमेंट फंड अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया था। इसके बाद उसने भूमि पंजीकरण कार्यालय से संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। फोरेंसिक विशेषज्ञ की मदद से ये साबित करना बहुत आसान था कि उन दस्तावेजों पर लिए गए अंगूठे के निशान दबाव में और धोखे से लिए गए थे। लेकिन आर्यन को एक ऐसा सबूत चाहिए था जो नेहा और विक्रम की क्रूरता को सबके सामने नंगा कर दे। उसने उस रात की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की जब उसकी माँ को घर से बाहर फेंका गया था। पड़ोस के एक पुराने मकान में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग हासिल करने में उसे कामयाबी मिल गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे कड़कड़ाती ठंड में नेहा ने बेरहमी से अपनी बूढ़ी सास को धक्के मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था और विक्रम चुपचाप दरवाजा बंद कर रहा था। सबूतों का पहाड़ तैयार करने के बाद आर्यन ने अपने करीबी दोस्त की मदद ली, जो शहर का एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने गुप्त रूप से विक्रम और नेहा के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम
धोखाधड़ी और शारीरिक शोषण के तहत पारिवारिक अदालत में एक मजबूत मुकदमा दायर कर दिया। आर्यन ने यह सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में उसका नाम कहीं भी सामने न आए। याचिकाकर्ता के रूप में केवल उसकी मां सरस्वती का नाम था और कानूनी प्रक्रिया को बहुत ही शांत और गोपनीय तरीके से आगे बढ़ाया गया। कुछ ही दिनों बाद एक पुलिस कांस्टेबल विक्रम के घर पहुंचा और अदालत का समन उसके हाथ में थमा दिया। समन पढ़ते ही विक्रम के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन नेहा ने उसे झपट कर देखा और जोर से हंसने लगी। उसने विक्रम से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वह बुढ़िया तो सड़क पर भीख मांग रही होगी, भला उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वह कोई अच्छा वकील रख सके। उन्हें लगा कि यह किसी मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र की मामूली सी कार्यवाही होगी जिसे वे आसानी से कुचल देंगे। अपने अहंकार में चूर नेहा और विक्रम तुरंत अपने शातिर वकील मेहता के पास पहुंचे। मेहता वही भ्रष्ट वकील था जिसने उन जाली दस्तावेजों को तैयार करने में उनकी मदद की थी। मेहता ने समन देखते ही अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि यह मामला तो कुछ भी नहीं है, वह अदालत में साबित कर देगा कि सरस्वती का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उसने अपनी मर्जी से सारी संपत्ति उनके नाम की है। इस आश्वासन के बाद विक्रम और नेहा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए और जश्न मनाने लगे। वकील मेहता ने उन्हें यह भी समझाया कि ऐसे मामलों में अगर बूढ़े माता पिता अदालत में सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते, तो फैसला हमेशा बच्चों के पक्ष में ही जाता है। नेहा ने घमंड से कहा कि उस बुढ़िया के पास तो अदालत तक पहुंचने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो वह उनके खिलाफ गवाही क्या देगी। वे दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिस जाल को वे मामूली समझ रहे थे वह दरअसल एक बहुत बड़े और खामोश तूफान की शुरुआत थी जो उनका सब कुछ तबाह करने वाला था। दूसरी तरफ अस्पताल में जब सरस्वती को अदालत में गवाही देने के बारे में पता चला, तो वह बहुत डर गई। उसके कांपते हाथों ने आर्यन को पकड़ लिया और कहा कि वह उन दरिंदों का सामना नहीं कर पाएगी। आर्यन ने अपनी माँ के माथे को चूमा और उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप वहां बैठना है। उसने कहा कि इस बार कोई अन्याय नहीं होगा और जो कुछ भी होगा वह उनकी आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। आखिरकार सुनवाई का वह दिन आ गया। शहर की पारिवारिक अदालत के बाहर विक्रम और नेहा अपनी नई लग्जरी कार से पूरे घमंड के साथ उतरे। उन्होंने महंगे कपड़े पहने हुए थे और वकील मेहता के साथ बड़े आत्मविश्वास से अदालत की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उन्हें लग्जरी कार के पारिवारिक अदालत के बाहर विक्रम और ने रहा था कि आज का दिन उनके लिए एक औपचारिकता मात्र है और वे हमेशा के लिए इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे। अदालत के गलियारे में उन्होंने सरस्वती को एक व्हील चेयर पर बैठे देखा, जिसके साथ एक नर्स थी, लेकिन आर्यन वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। अपनी लाचार और बीमार माँ को देखकर भी विक्रम या नेहा के दिल में दया का कोई भाव नहीं आया। उल्टे नेहा ने पास से गुजरते हुए ताना मारा कि बुढ़ापे में अदालत के चक्कर काटने से अच्छा था कि वह कहीं जाकर शांति से मर जाती। सरस्वती ने डर के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी अदालत के चपरासी ने पुकार लगाई और सभी लोग कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुए। कमरे का माहौल शांत और गंभीर था। बस अब नए न्यायाधीश के आने का इंतजार हो रहा था। अदालत का कमरा पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। विक्रम, नेहा और उनका वकील मेहता बचाव पक्ष के कटघरे में बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। मेहता ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए जज के आने से पहले ही अदालत के सामने अपनी झूठी कहानी बुननी शुरू कर दी। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि सरस्वती देवी एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला है जिन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। उसने यह भी दावा किया कि उन्होंने पूरे होशों
हवास में अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े बेटे विक्रम के नाम कर दी थी ताकि वह उनका बुढ़ापा सुरक्षित कर सके। मेहता की ये झूठी और मनगढ़ंत बातें सुनकर वह व्हीलचेयर पर बैठी सरस्वती देवी के आंसू छलक पड़े। तभी अचानक अदालत के दरवाजे पर एक भारी आहट हुई और एक तेज आवाज गूंजी। चपरासी ने सभी को सावधान करते हुए नए जिला न्यायाधीश के प्रवेश की घोषणा की। पूरा कमरा सम्मान में खड़ा हो गया। काले कोट में सजे एक शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व ने अपनी कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा ऊपर उठाया, विक्रम और नेहा की सांसें उनके गले में ही अटक गईं। न्यायाधीश की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि आर्यन बैठा था। 4 साल बाद अपने छोटे भाई को इस शक्तिशाली रूप में देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा का घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वकील मेहता, जो अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पसीने से तरबतर हो गया। पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, मानो तूफान आने से पहले की खामोशी हो। आर्यन की आंखों में इंसाफ की एक तेज और अडिग आग जल रही थी। आर्यन ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में रखा और एक पेशेवर न्यायाधीश की तरह काम शुरू किया। उसने बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के वकील मेहता से संपत्ति के दस्तावेज मांगे। मेहता ने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई। आर्यन ने तुरंत फॉरेंसिक एक्सपर्ट की वह रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की जिसने साबित कर दिया था कि दस्तावेजों पर लिए गए अंगूठे के निशान दबाव डालकर और गैर कानूनी तरीके से लिए गए थे। आर्यन ने स्पष्ट किया कि जब निशान लिए गए तब सरस्वती देवी की हृदय गति और दबाव असामान्य था, जो जबरदस्ती का संकेत है। इसके बाद आर्यन ने बैंक की स्टेटमेंट सबके सामने रखी, जिसमें विक्रम द्वारा सारे पैसे हड़पने का स्पष्ट सबूत था। मेहता ने घबराते हुए विरोध करने की कोशिश की और कहा कि यह सब एक पारिवारिक सहमति का हिस्सा था। तभी आर्यन ने अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के पटल पर रख दी। इस रिपोर्ट में उन पुरानी टूटी हड्डियों और चोटों का जिक्र था जो नेहा की क्रूरता का परिणाम थी। यह साबित हो गया था कि सरस्वती को न केवल लूटा गया बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया था। नेहा तिलमिला उठी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि यह सब झूठ है और उन्हें फंसाया जा रहा है। तभी आर्यन ने एक पेन ड्राइव अदालत के क्लर्क को दी और स्क्रीन पर एक वीडियो चलाने का आदेश दिया। स्क्रीन पर उस खौफनाक रात की सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे नेहा कड़कड़ाती ठंड में एक असहाय बूढ़ी औरत को धक्के मार रही है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा रही है। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति यह दरिंदगी देखकर सन्न रह गया। इस अकाटे डिजिटल सबूत ने विक्रम और नेहा के बचने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। नेहा अब फूट फूट कर रोने लगी थी और विक्रम ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। वकील मेहता ने अपनी फाइल बंद कर दी और चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि अब कोई भी कानूनी दांव पेंच इन अपराधियों को नहीं बचा सकता। आर्यन ने पूरी दृढ़ता के साथ अपना हथौड़ा उठाया और फैसला सुनाने के लिए तैयार हो गया। यह केवल एक फैसला नहीं बल्कि एक बेटे द्वारा अपनी मां के लिए लाया गया न्याय था। अदालत के कमरे में भारी सन्नाटा था। आर्यन ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संपत्ति हस्तांतरण के सभी दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी और शून्य माने जाते हैं। पुश्तैनी मकान और बैंक की सारी जमा पूंजी तत्काल प्रभाव से वापस सरस्वती देवी के नाम पर की जाती है। आर्यन ने आदेश दिया कि विक्रम और नेहा द्वारा अपनी मां के पैसों से खरीदी गई लग्जरी कार और अन्य सभी संपत्तियों को तुरंत जब्त कर लिया जाए ताकि पीड़िता के नुकसान की भरपाई की जा सके।
इसके बाद आर्यन ने आपराधिक आरोपों पर अपना सख्त फैसला सुनाया। उसने कहा कि वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम, धोखाधड़ी, शारीरिक उत्पीड़न और दस्तावेजों की जालसाजी के गंभीर अपराधों के तहत विक्रम और नेहा को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही उन पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। वकील मेहता के खिलाफ भी बार काउंसिल को फर्जीवाड़े में शामिल होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का सख्त आदेश पारित किया गया। फैसला सुनते ही विक्रम और नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माँ के पैरों की तरफ भागने की कोशिश करते हुए गिड़गिड़ाने लगा कि वह उसे माफ कर दे। नेहा भी शर्म और दहशत से कांप रही थी, लेकिन आज उस बूढ़ी माँ की आंखों में कोई आंसू नहीं थे। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि उनके पश्चाताप का समय अब बहुत पीछे छूट चुका था। पुलिस उन दोनों अपराधियों को घसीटते हुए अदालत से बाहर ले गई, जहां उन्हें देखने वालों की भीड़ जमा थी और हर कोई उन पर थूक रहा था। इसके बाद आर्यन ने अपनी मेज पर रखा हथौड़ा धीरे से नीचे रखा। उसने न्याय का प्रतीक अपना काला चोगा उतारा और अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया। अब वह एक सख्त न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक भावुक बेटा था। अदालत में मौजूद सभी लोग हैरानी और सम्मान भरी नज़रों से उस युवा न्यायाधीश को देख रहे थे जो अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन अपनी माँ की व्हील चेयर के पास पहुंचा और भरी अदालत में उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने आंसुओं से अपनी माँ के उन पैरों को धोया जो कुछ दिन पहले तक रेलवे स्टेशन की धूल छान रहे थे। आर्यन ने रोते हुए वादा किया कि अब मौत ही उन दोनों को अलग कर सकती है। सरस्वती ने अपने बेटे का माथा चूमा और उसे गले लगा लिया। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था और सच्चाई की एक शानदार जीत हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विक्रम और नेहा को मिली सजा उनके पापों के हिसाब से सही थी, या फिर माता पिता को रुलाने वालों के लिए इससे भी बड़ी सजा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।